तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं कुलदीप इंडिया चैनल पर। तो अपन टेक्निकल हेल्पर के पेपर सोल्व करवा रहे थे और अपन ने 5 पेपर पूरे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और ये अपना छठा पेपर है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, एक डीसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? तो बताइए, कोई डीसी सर्किट है और उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल है, उसका मान कितना होगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है ऐसे सर्किट के मामले के समान, बी उच्च, सी बहुत ही ज़्यादा, डी शून्य या इकाई। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। में एक्सेल जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। बात करें डीसी सर्किट में, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। अगर फ्रीक्वेंसी 0 तो इंडक्टिव रिएक्टेंस वो भी 0। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका आंसर आप देख सकते हो यहाँ से, डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना चार्ज दिया जाना चाहिए? तो बताइए, अपने को आवेश ज्ञात करना है और अपने को दे रखा है यहाँ पर कार्य और वोल्टेज दोनों दे रखे हैं अपने को। तो बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन? तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा अपने पास V बराबर W/Q, ठीक है। ज्ञात क्या करना है अपने को? Q। अपने को W और V दे रखा है तो Q बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? W/V, ठीक है। और अपने को कार्य कितना दे रखा है? जूल, 660 वाट, 60 जूल, 660 जूल, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 660, ठीक है। अपॉन वोल्टेज कितना है अपने पास? 110, ठीक है। चलो 0 से 0, 11 से 66 कितने बार गए? 6 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 6 कूलाम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों में प्राइमरी फ्लक्स हमेशा सेकेंडरी फ्लक्स के होता है। तो बताइए, जो स्टेप अप और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें प्राइमरी फ्लक्स और सेकेंडरी फ्लक्स होता है। ऑप्शन है से अधिक, से छोटा, के बराबर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, दोनों में जो फ्लक्स होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वो बराबर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आंसर देख सकते हो आप इसका यहाँ से, सी, ठीक है। अगर किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को डीसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो क्या होगा? तो बताइए, तो कोई ट्रांसफार्मर है उसकी अपन प्राइमरी जो वाइंडिंग अगर उसको डीसी सप्लाई दे दे तो क्या होगा? ट्रांसफार्मर कम दक्षता के साथ काम करेगा, ट्रांसफार्मर अधिक क्षमता के साथ कार्य करेगा, ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन पर असर नहीं पड़ेगा, ट्रांसफार्मर से धुआं निकलेगा और उसमें आग लग जाएगी, या फिर आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा। तो बताइए, मैं अपने पास ये कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अगर इसको अपन डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दे तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है धुआं निकलने लग जाएगा, वो जलने लग जाएगी। क्यों? तो बताइए ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डीसी के अपन डीसी सप्लाई दे रहे हैं, वो डीसी में ना तो रिएक्टेंस होगा ना ही रेजिस्टेंस होगा, तो उसका टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि उसके डीसी में रिएक्टेंस भी लो होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस वो भी नहीं होता, दोनों ही नहीं होते। इसी कारण उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। और जैसे डीसी सप्लाई देंगे तो उसमें बहुत ही हाई करंट फ्लो होगा, इसी कारण उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योंकि जो एक्सेल होता है वो तो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। अगर ट्रांसफार्मर की डीसी देंगे तो फ्रीक्वेंसी 0 होगी, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा? 0 होगा, तो बहुत ही हाई करंट फ्लो होगा उसमें और वो जल जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के संबंध में किसी ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण क्या होगा? तो बताइए, ट्रांसफार्मर के लिए जो अपन ईएमएफ जो समीकरण यूज करते हैं वो क्या होता है? ईएमएफ समीकरण, तो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण क्या होता है? ई बराबर 4.44 बी मैक्सिमम 5 एफ और एन, ठीक है। तो ए ऑप्शन देख लेते हैं।
अगर अपन बात करें प्राइमरी की तो उसके लिए E1 यूज करते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी के लिए E2 यूज करते हैं, ठीक है। E1 है 4.44 एफ एन और 5 मैक्सिमम, सही है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, E2 बराबर 4.44, यहाँ पर सेकेंडरी के वोल्टेज के लिए 4.44 एफ एन टू 5 मैक्सिमम, ये भी सही है। इधर प्राइमरी का वोल्टेज, इधर फिर सेकेंडरी का वोल्टेज, यानी इसके चारों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी टर्न का अनुपात क्या होता है? तो बताइए। तो आइसोलेशन जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने। ए ऑप्शन 1:2, बी ऑप्शन 2:1, सी ऑप्शन 1:1 या ई ऑप्शन 1:3। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बात करें आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, तो इसका यूज़ किसके लिए करते हैं अपन? सेफ्टी पर्पज़ के लिए, ठीक है। और जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है ये भी स्टेप अपर स्टेप डाउन दो प्रकार का होता है, और जो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्न का जो अनुपात होता है वो 1:1 होता है, यानी कि जो प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी टर्न दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आप आंसर भी देख सकते हो इसके यहाँ से, सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल है। 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई में जोड़े गए 250 प्राइमरी टर्न और 50 सेकेंडरी टर्न वाले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का फ्लक्स का अधिकतम मान क्या होगा? अपन को इसमें ज्ञात करना है फाई, ठीक है। अपने को क्या क्या दे रखा है? इसमें वोल्टेज दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, टर्न दे रखे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? चलो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ से अपने को वोल्टेज दे रखा है 1500 वोल्ट, टर्न प्राइमरी 250, सेकेंडरी टर्न 50, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और अपने को ज्ञात करना है फ्लक्स। तो जो ट्रांसफार्मर की जो ईएमएफ समीकरण वो क्या है? 4.44 बी मैक्सिमम 5 एफ इंटू एन, ठीक है। तो जमा लेते हैं हम इसमें। वोल्टेज अपने पास 1500, ठीक है। ये सप्लाई वोल्टेज अपने को दे रखा है यानी प्राइमरी वाइंडिंग में, ठीक है। ये 4.44 अपने को ज्ञात करना है, फाई का मान, फ्रीक्वेंसी अपने को 50 हर्ट्ज दे रखी है, और अगर प्राइमरी का वोल्टेज लिया है तो टर्न भी किसके लेंगे? प्राइमरी के, ठीक है। यहाँ से अपन ने फाई निकाल लिया 1500 अपॉन बाकी सभी नीचे आ गए 4.44 इंटू 50 इंटू 250, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 5 से 15 3 बार, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया? 3 बराबर 4.44 इंटू 25, ठीक है। अगर इसको अपने यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 0.027 वेबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या निकल गया है अपने पास? बी, 0.027 वेबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सीरीज सर्किट के लिए वेक्टर आरेख तैयार करते समय संदर्भ वेक्टर होता है, तो बताइए। तो कोई सीरीज सर्किट है और अपन को उसका वेक्टर आरेख बनाना है, तो उसमें किसको संदर्भ वेक्टर मानते हैं अपन? ऑप्शन है वोल्टेज, करंट, शक्ति, फेज एंगल या रेजिस्टेंस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर बात हो रही है सीरीज सर्किट की, ठीक है। और वेक्टर आरेख अपन इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो सीरीज सर्किट होता है, तो सीरीज सर्किट में किसका मान समान होता है? करंट का, ठीक है। तो अपन करंट को संदर्भ वेक्टर मानते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? बी। अगर बात करते हैं समांतर सर्किट में, तो उसमें फिर अपन वोल्टेज को संदर्भ वेक्टर मानते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसी सर्वो मोटर मूल रूप से एक होता है, तो बताइए एसी सर्वो मोटर जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने, यूनिवर्सल मोटर होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, 2 फेज इंडक्शन मोटर होता है, या 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है। तो बताइए एसी सर्वो मोटर क्या होता है? बात करें एसी सर्वो मोटर के यूज की, तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं अपन? रोबोटिक्स में, एयरक्राफ्ट में, इन सब में इनका यूज करते हैं, ठीक है। और जो सर्वो मोटर होती है ये एसी और डीसी दो टाइप की होती है। तो अभी अपने क्वेश्चन का आंसर बताइए। एसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये एक 2 फेज इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटों से ऑन है तो बिजली की खपत की मात्रा क्या होगी? तो बताइए। मेरे को एक 100 वाट का बल्ब है और वो 10 घंटे तक ऑन है, तो बताइए कितनी बिजली खपत होगी? तो इसका फॉर्मूला क्या क्या था अपने पास यूनिट निकालने का? किलो वाट हावर अपॉन 1000,
ठीक है। अपने को वाट कितना दे रखा है 100, और अपने पास टाइम कितना है 10 घंटे अपॉन 1000, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो कितना गया अपने पास 1 यूनिट, यानी कि 1 kWh, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शॉर्ट पिच कोयल के लिए पिच फैक्टर होता है, तो बताइए शॉर्ट पिच कोयल, इसके लिए पिच फैक्टर का मान होता है वो क्या होता है। बात करें पिच फैक्टर, तो पिच फैक्टर क्या होता है, ये होता है शॉर्ट पिच कोयल बटे फुल पिच कोयल का रेशियो, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सॉरी, शॉर्ट पिच वाइंडिंग से फुल पिच वाइंडिंग का रेशियो होता है पिच फैक्टर। तो बताइए अभी शॉर्ट पिच कोयल के लिए पिच फैक्टर का मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से कम। तो शॉर्ट पिच कोयल के लिए पिच फैक्टर का जो मान होता है वो क्या होता है 1 से कम, ठीक है। बात करें शॉर्ट पिच तो क्या होता है, तो बात करें पिच फैक्टर का तो ये आर्मेचर वाइंडिंग संबंधित होते हैं। और अगर बात करें अपन शॉर्ट पिच का, तो यदि आर्मेचर वाइंडिंग की एक कॉइल के 2 कंडक्टरों के मध्य एंगल 180 डिग्री से कम हो तो वह आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाती है, ठीक है। अगर बात करें 2 कंडक्टर के बीच के एंगल 180 डिग्री हो तो वो फुल पिच कहलाती है, 180 डिग्री से अधिक हो तो वो लॉन्ग पिच कहलाती है, ठीक है। अब बात करें अपन आर्मेचर वाइंडिंग को शॉर्ट पिच क्यों रखते हैं, भाई इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इससे कॉपर की सेविंग होती है, दूसरा हार्मोनिक्स घट जाती है, और वेव फॉर्म जो होती है वो सुधरती है, ठीक है। और बात करें शॉर्ट पिच की एक कमी, तो इसके कारण जो होता है जनरेटेड ईएमएफ जो होता है वो घट जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर यहीं पे अपन को फुल पिच कोयल का पिच फैक्टर पहुंचा होता तो फिर वो जाता अपने पास 1 के बराबर, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। बैटरी को समानांतर में क्यों जोड़ा जाता है, तो बताइए बैटरियाँ जो होती हैं उनको अपन समांतर में क्यों जोड़ते हैं। ऑप्शन आपके सामने, बैटरी का जीवन काल बढ़ाने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए, करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, या वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए। तो बताइए बैटरियों को अपन समांतर में क्यों जोड़ते हैं। समांतर, तो भाई समांतर में क्या होता है वोल्टेज का मान तो समान होता है, ठीक है। और जब अब समांतर क्यों जोड़ते हैं अपन, करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि पैरेलल जो होता है उसमें करंट का मान अधिक हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। अगर बात करते हैं बैटरी को सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है, तो फिर वहाँ पे आ जाता है वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छे डाइलेक्ट्रिक का डिसिपेशन फैक्टर के क्रम में होता है, तो बताइए जो गुड डाइलेक्ट्रिक होता है उसका डिसिपेशन फैक्टर कितना होता है। ऑप्शन है 0.002 या 0.002 या 0.02 या 0.1 या 0.001। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 0.0002, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, और आप इसका आंसर भी देख सकते हो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 में ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। किरचॉफ का नियम वाले सर्किट पर लागू नहीं होता है, तो बताइए कौन से सर्किटों पर किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता है। ऑप्शन है लम्प्ड पैरामीटर, पैसिव एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस या वाट मीटर। तो बताइए बात करें किरचॉफ, तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक तो था किरचॉफ का करंट लॉ और एक था किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ठीक है। बात करें किरचॉफ के करंट लॉ की, तो उसे नोड या संधि का नियम भी कहते हैं, ठीक है। उसके अनुसार जंक्शन की ओर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, ठीक है। और जो किरचॉफ का बात करें पर किरचॉफ के करंट की नियम, तो वो किसका संघर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो आवेश संघर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और किरचॉफ का जो नियम होता है वो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, और ये रैखिक और अरैखिक दोनों परिपथ पर लागू होता है, ठीक है। तो अभी बताइए अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अभी जो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। तो किरचॉफ का नियम जो होता है इस सर्किट पर लागू नहीं होता है, ठीक है। बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले सर्किटों पर लागू होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिजर्व पावर का इस्तेमाल में होता है, तो बताइए जो रिजर्व पावर होती है उसका इस्तेमाल किस में करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन में, ट्रांसमिशन स्टेशन में, घरेलू बिजली की आपूर्ति में, या ट्रांसफार्मर में, या डीसी मोटर में। तो बताइए जो रिजर्व पावर होती है उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरेटिंग स्टेशन में। तो रिजर्व जो पावर होती है उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जनरेटिंग स्टेशन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने को एक स्टार सर्किट को समतुल्य डेल्टा सर्किट में बदलना है। कोई अपने पास ये स्टार सर्किट दे रखा है, अपन को इसको चेंज किस में करना है? डेल्टा में। ठीक है, चलो आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं। ये अपने पास स्टार है और अपन को इसको चेंज करना है डेल्टा में। ठीक है, और स्टार में अपने को दे रखी थी वैल्यू R1 1.67 ओम, R2 5 ओम, R3 दे रखा है अपने को 2.5 ओम। ठीक है, और अपने को ज्ञात क्या करना था? R4 R5 और R6। ठीक है, यानी कि डेल्टा। तो आइए देखते हैं। ये अपने पास स्टार है, ठीक है, और इसके बाद ये डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, तो अपने को R4 निकालना है पहले। तो R4 के लिए अपन जो फॉर्मूला यूज़ करें, यहाँ पे देखिए आप, इसमें ये 3 त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे 3 त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 3 त्रिभुज बने हुए हैं इसमें। ठीक है, और अपने को अगर R4 निकालना है तो अपन इन दोनों भुजाओं का यूज करेंगे। ठीक है, अगर अपने को R5 निकालना है तो अपन इन दो भुजाओं का उपयोग करेंगे। R6 निकालना है तो R3 और R2 का यूज करेंगे। अब देखिए R4 निकालना है अपने को। ठीक है, तो ये R4 हो गया, तो ये अपन कौन सी भुजा का यूज करेंगे? R1 और ये R3। ठीक है, पहले तो इन दोनों का योग कर देंगे, प्लस R1 इंटू R3, इनके दोनों का मल्टीपल करना है, और बचा कौन सा रेजिस्टेंस अपने पास? R3, तो उससे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अपन R5 के लिए करेंगे। ये R5, तो R5 के लिए अपन दो त्रिभुज बना हुआ है, R5 R1 और R2 वाला। ठीक है, तो इसमें R1 प्लस R2 हो जाएगा, फिर R1 मल्टीपल R2 हो जाएगा, और बचा कौन? R3, तो R3 इसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार R6 का होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। चलो देखते हैं R4। ठीक है, चलो फॉर्मूला हो गया अपने पास R1 प्लस R3 प्लस R1 इंटू R3 अपॉन R2। R1 का अपने पास मान है 1.67। ठीक है, R3 का मान है 2.5 ओम। ठीक है, प्लस 1.67 इंटू 2.5 अपॉन 5 यानी कि R2। अगर अपन इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 5 ओम। ठीक है, इस तरह से R5 निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला दे रखा है अपने को, वैल्यू जमा लेंगे। R1 की 1.67, R2 5 प्लस 1.67 इंटू 5 अपॉन 2.5। अगर अपन इसे भी सोल्व करेंगे तो आएगा अपने पास 10 ओम। ठीक है, इसी तरह R6 को कर लेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 15 ओम। ठीक है, तो कितना कितना आ गया अपने पास? 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद भी जरूर करके देखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से क्या एक ट्रांसफार्मर का घटक है? तो बताइए इनमें से कौन सा है जो ट्रांसफार्मर में अपने यूज करते हैं? कोयल, कोर, प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग, या फिर सभी? तो भाई सिंपल है, ट्रांसफार्मर में अपन सभी यूज करते हैं। कोयल का भी यूज करते हैं, कोर भी होती है, प्राइमरी वाइंडिंग भी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग भी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट पर अचानक उत्पन्न होने वाले अत्यधिक वोल्टेज को क्या कहा जाता है? तो बताइए, तो अचानक जो हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है सर्ज, लाइटनिंग, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट या आइसोलेशन। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्ज। जो अचानक जो हाई वोल्टेज आता है उसको क्या बोलते हैं अपन? सर्ज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से क्या कम वोल्टेज वाले सिस्टम में ज़्यादा करंट के लिए सबसे किफ़ायती हैं? तो बताइए, दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा है जो कम वोल्टेज वाले सिस्टम में ज़्यादा करंट के लिए सबसे किफ़ायती सुरक्षा है? ऑप्शन है रिवायरेबल फ्यूज, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रेक स्विच या वोल्टेज रेगुलेटर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रिवायरेबल फ्यूज। ठीक है, यानी कम वोल्टेज वाले सिस्टम में ज़्यादा करंट के लिए सबसे सुरक्षित क्या होता है? रिवायरेबल फ्यूज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट का मान निर्धारित करें। अपन को एमीटर करंट का मान ज्ञात करना है और अपने को दे रखा है कलेक्टर करंट 0.9 मिली एम्पेयर और बेस करंट 20 मिली एम्पेयर। तो बताइए एमीटर करंट का मान क्या होगा। एमीटर करंट, तो एमीटर करंट क्या होता है, एमीटर करंट जो होता है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का योग होता है। ठीक है, अपने को बेस करंट दे रखा है 20 मिली एम्पेयर, ठीक, अपने को कलेक्टर करंट दे रखा है 0.9 मिली एम्पेयर। टोटल कितना हो गया ये 20.9 मिली एम्पेयर, यानी कि लगभग कितना हो गया 21 मिली एम्पेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किसी परिपथ वियोजक की वोल्टेज रेंज सबसे कम है। तो बताइए, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर है जिसकी वोल्टेज रेंज सबसे कम होती है। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, टैंक प्रकार तेल परिपथ वियोजक, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। बताइए किसकी वोल्टेज रेंज सबसे कम होती है। तो वोल्टेज रेंज जो होती है वो सबसे कम होती है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर की। ठीक है, तो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर को अपन 400 वोल्टेज से और 11 किलो वोल्ट या लगभग 15 किलो वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बात करेगा सबसे अधिक वोल्टेज रेंज तो किसकी होती है SF6 की। इसे अपन 132 kV से 765 kV तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। HRC फ्यूज में कट ऑफ और अंतिम धारा शून्य के मध्य के समय को क्या कहा जाता है। तो बताइए HRC जो फ्यूज होता है उसमें कट ऑफ और अंतिम धारा शून्य के मध्य के समय को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कुल संचालन समय, बी ऑप्शन है आर्किंग समय, सी ऑप्शन है प्री आर्किंग समय और डी ऑप्शन है न्यूनतम रप्चरिंग समय और ई ऑप्शन है पीक समय। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किंग समय। ठीक है, जो फ्यूज में कटआउट और अंतिम धारा शून्य के मध्य का जो समय होता है वो आर्किंग समय कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि लाइव तार धातु की केसिंग के संपर्क में आता है तो अतिरिक्त धारा कहाँ स्थानांतरित हो जाएगी। तो बताइए, भाई कोई अपना लाइव कंडक्टर है, अगर धातु केसिंग के संपर्क में आता है तो धारा कहाँ स्थानांतरित होगी। ऑप्शन है पावर हाउस में, बी ऑप्शन है भू संपर्क तार में, डायनेमो में, ट्रांसफार्मर में या मोटर में। तो कोई भी लाइव तार है, अब वो धातु केसिंग के संपर्क में आ गया और अपने को पता है अपन धातु की जो केसिंग होगी उसको अर्थिंग करके रखते हैं। ठीक है, तो जो वो करंट होगा वो अर्थ तार में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, भू संपर्क तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से विद्युत ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो बताइए, इनमें से कौन सा एक सोर्स है जो विद्युत ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, हवा, गैस, कोयला, डीजल या पेट्रोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हवा। हवा जो है वो एक पारंपरिक स्रोत नहीं है। ठीक है, ये एक अपारंपरिक स्रोत है। तो अपारंपरिक स्रोत क्या होते हैं, जो भविष्य में खत्म नहीं होने वाले हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, ये सभी अपारंपरिक स्रोत में आते हैं। ठीक है, और बात करें परंपरागत स्रोत तो कौन से हैं, डीजल, पेट्रोल और गैस वगैरह। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्ति को उच्च वोल्टेज पर संचरण लाइन में संचारित किया जाता है क्योंकि अपन जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें ट्रांसमिट जो करते हैं वो हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिट करते हैं। तो बताइए इसका क्या फ़ायदा है। भाई कंडक्टर की लागत घट जाती है, या धारा घट जाती है, या क्षमता बढ़ जाती है, या प्रेरक तो समान रहता है, या ए और सी दोनों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपने पास ई, यानी ए और सी दोनों। भाई हाई वोल्टेज पर अगर अपन ट्रांसमिट करते हैं ना तो इससे लॉसेस घट जाते हैं और ट्रांसमिशन लाइन की जो होती है एफिशिएंसी बढ़ती है और कॉपर की बचत होती है। ठीक है, तो अभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों, यानी कि कंडक्टर की लागत घट जाती है और क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और कॉपर की बचत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्य क्षेत्र फ्लक्स में आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव क्या कहा जाता है। तो बताइए, ऑप्शन है आर्मेचर कम्यूटेशन, आर्मेचर रिएक्शन, क्षेत्र कम्यूटेशन, क्षेत्र रिएक्शन या करंट। बताइए, तो मेन फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव को अपन आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये आर्मेचर रिएक्शन जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, तो अभी अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस डीसी जनरेटर में वर्धित वोल्टेज अभिलक्षण होते हैं? तो बताइए कौन सा जनरेटर है जिसमें वोल्टेज अभिलक्षण वर्धित होते हैं? ऑप्शन है सीरीज, शंट, कम्युलेटिव रूप से कंपाउंड या ओवर कंपाउंड। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरीज। तो वर्धित वोल्टेज अभिलक्षण जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? सीरीज जनरेटर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीसी श्रेणी मोटर में वोल्टेज, बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट के मध्य का संबंध क्या है? तो बताइए। डीसी सीरीज मोटर है, उसमें इन तीनों के मध्य क्या संबंध होता है? भाई ये हो गया अपने पास डीसी सीरीज मोटर, और ये अपने पास फील्ड वाइंडिंग है, और ये अपने पास लोड हो गया। ठीक है, ये बैक ईएमएफ। ठीक है, और जो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो आर्मेचर करंट होगी, और आर्मेचर करंट ही फील्ड वाइंडिंग में फ्लो होगी। ठीक है, तो सीरीज में जो सीरीज मोटर होती है इसमें लोड करंट, आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड करंट तीनों समान होती हैं। ठीक है, तो बताइए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? V बराबर EB प्लस IA RA प्लस IA RAC। ठीक है, ये जो इसका जो वोल्टेज होगा वो किसका योग होगा? बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर का रेजिस्टेंस और प्लस आर्मेचर करंट इंटू सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीसी मशीन में चाल नियंत्रण की वाल्ड न्यूनार्ड पद्धति में कितनी मशीनें प्रयुक्त की जाती है? तो बताइए। वाल्ड न्यूनार्ड जो पद्धति होती है स्पीड कंट्रोल के लिए जो अपन यूज करते हैं, तो इसमें कितनी मशीनों का अपन उपयोग करते हैं? तो बताइए। बात करें वाल्ड न्यूनार्ड मेथड होता क्या है, तो इसकी सहायता से अपन दोनों डायरेक्शन में स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी सहायता से अपन सीरीज, शंट और कंपाउंड तीनों मशीनों की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो होता है ये आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। ठीक है, और बात करें अगर इसमें मशीनों की तो इसमें 3 मशीन यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रीदर में सिलिका जेल किसे अवशोषित करता है? तो बताइए। जब ब्रीदर में अपन सिलिका जेल भरते हैं वो किसको अवशोषित करता है? तो सीधा है तो नमी को। ठीक है, सिलिका जेल जो होता है किसको अवशोषित करता है? नमी को। और सिलिका जेल तो इसका फ्रेश अवस्था में कलर क्या होता है? तो जब ये फ्रेश कंडीशन में होती है तो इसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, नीला। और जब उपयोग के बाद में तो इसका उपयोग के बाद में कलर हो जाता है हल्का गुलाबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर तेल का क्या कार्य है? तो भाई ट्रांसफार्मर में जो अपन ऑयल भरते हैं उसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन है इंसुलेशन और शीतलन, लुब्रिकेशन, केवल इंसुलेशन, केवल शीतलन या आकाशीय विद्युत से सुरक्षा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये इंसुलेशन और कूलिंग दोनों का कार्य करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुकोल्ज रिले को ट्रांसफार्मर में इंस्टॉल किया जाता है। बताइए जो बुकोल्ज रिले जो होती है उसको किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में अपन उपयोग करते हैं? स्वतः, वायु शीतलित, झलाई, तेल शीतलित या वायु प्रबलित प्रकार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बुकोल्ज रिले को केवल उसी ट्रांसफार्मर में यूज लेते हैं जिसमें ऑयल होता है। ठीक है, यानी कि ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और बुकोल्ज रिले जो होती है ये गैस ऑपरेटेड रिले होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संचरण लाइन के उप स्टेशन सिरों पर मुख्यतः किस प्रकार का संयोजन प्रयुक्त किया जाता है? तो बताइए। जो संचरण जो लाइन होती है उसमें उप स्टेशन के सिरों पर जो अपन ट्रांसफार्मर यूज लेते हैं उसके संयोजन किस प्रकार होते हैं? ऑप्शन है स्टार स्टार, बी डेल्टा डेल्टा, सी स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार या डेल्टा। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अपन उप स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर यूज लेते हैं उसके कनेक्शन होते हैं स्टार डेल्टा में। बात करिए अपन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तो उसके कनेक्शन होते हैं डेल्टा स्टार में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 बिंदु स्टार्टर में नो वोल्टेज रिले कोयल कहाँ संयोजित होती है? तो बताइए। जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें एनवीसी कहाँ पर संयोजित होती है? आर्मेचर परिपथ में, फील्ड परिपथ में,
मुख्य आपूर्ति पर या आर्मेचर और फील्ड परिपथ के मध्य या लोड पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये जो होती हैं फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होती हैं एनवीसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें 3 पॉइंट स्टार्टर। तो इसका यूज अपन कौन सी मोटर में करते हैं स्टार्ट करने के लिए, शंट और कंपाउंड मोटर। ठीक है, दोनों मोटर को स्टार्ट करने के लिए अपन 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसके मापन के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले पेपर में बता चुका हूँ। तो बताइए टेकोमीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो टेकोमीटर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो आरपीएम में चाल को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके लिए उच्चतम स्तर की प्रदीप्ति की आवश्यकता होती है। तो बताइए, तो उच्चतम यानी कि उच्च प्रदीप्ति की आवश्यकता किस में होती है। प्रूफ रीडिंग में, शयन कक्ष में, अस्पताल कक्ष में, रेलवे प्लेटफॉर्म में या कक्षा में। तो बताइए हमें अधिक प्रकाश की आवश्यकता कहाँ पर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग के लिए अपन को अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बात करें रेलवे प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर अपन को बहुत कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारदवास लैंप प्रकाश देता है। तो बताइए जो मर्क्यूरी वेपर लैंप होता है वो कौन सा प्रकाश देता है। गुलाबी, पीला, हरा, नीला, सफ़ेद या लाल। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, हरा नीला। जो मर्क्यूरी वेपर लैंप होता है वो हरा नीला प्रकाश देता है। बात करें सोडियम वेपर लैंप की, तो वो पीला प्रकाश देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से ठंडा कैथोड लैंप कौन सा है। तो बताइए कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है इनमें से। हीलियम लैंप, नियोन लैंप, जीएसएल लैंप या मर्क्यूरी वेपर लैंप। बताइए कौन सा लैंप है जो कोल्ड कैथोड लैंप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोन लैंप। ठीक है, नियोन लैंप जो होता है वे कोल्ड कैथोड लैंप होता है। ठीक है, और बात करें नियोन लैंप की, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, विज्ञापन कार्य यानी कि एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर इंडिकेशन के लिए इसका उपयोग अपन करते हैं। ठीक है, और जो इसका कलर जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, इसमें जो गैस भरते हैं अपन नियोन लैंप पे, उस कौन सी गैस भरी गई है इस पर निर्भर करता है। बात करें इसकी कार्यकारी आयु की, तो वो लगभग 10,000 घंटे होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू वायरिंग और छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपायों हेतु निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो बताइए अपन घरों में सुरक्षा के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एमसीबी, एसीबी, ओसीबी या एमसीसीबी। बताइए किसका उपयोग करते हैं। तो भाई अपन घरों में तो सामान्य तौर पर एमसीबी यूज करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एमसीबी, जो अपने को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों से प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर के संबंध में रियोस्टेट का विभेदित कैसे किया जाता है। तो बताइए भाई पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट में क्या भिन्न होता है। ऑप्शन है रियोस्टेट में घुमाव की संख्या अधिक होती है, रियोस्टेट में अधिक संख्या की टैपिंग होती है, रियोस्टेट की वाट क्षमता रेटिंग कम होती है, या रियोस्टेट की वाट क्षमता रेटिंग अधिक होती है, या रियोस्टेट में घुमाव की संख्या कम होती है। तो बताइए, तो बात करें पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट, तो ये दोनों ही वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, और इनमें टर्मिनल जो होते हैं वो दोनों में 3-3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, और तो लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, तो जो रियोस्टेट होता है उसकी वाट क्षमता रेटिंग अधिक होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन कोडेड प्रतिरोधकों में से किसका मान 20% सहनशीलता के साथ 10 किलो ओम है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो 20% टॉलरेंस किसकी होती है, 5% ये किसकी होती है, सोना की। ठीक है, बात करें चांदी की, तो उसके लिए हो जाती है 10%। अगर नो कलर हो यानी कोई भी कलर नहीं हो तो उसकी हो जाती है 20%। तो आइए देख लेते हैं लास्ट में कौन सा है जिसमें कोई भी कलर नहीं है। ए, ये तो हो ही नहीं सकता। बी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें रजत दे रखा है और रजत के लिए 10% होता है। इधर स्वर्ण दे रखा है ऑप्शन सी में, ये भी नहीं हो सकता। बात करें ऑप्शन डी, इसमें दे रखा है कोई सहायता बैंड नहीं, तो इसका होगा 20%। ठीक है, तो अपने पास तो आंसर तो यही हो गया। ठीक है, बाकी आगे देख लेते हैं 10 किलो ओम के लिए, तो देख लेते हैं ऑप्शन डी को चेक करके। अपने पास सारणी होती है बेबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो अभी तो अपने इतने में हो जाएगा काम, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, एक के लिए क्या यूज करेंगे अपन,
ये होगा यानी कि ब्राउन यानी कि भूरा, ठीक है। फिर अपने पास जीरो है, जीरो किसका होता है, ब्लैक का, ठीक है, यानी कि ये हो गया अपने पास भूरा के बाद काला, ठीक है। फिर किलो, तो किलो कहाँ पे आएगा, जीरो, एक, दो और तीन, तीन कहाँ पे, ऑरेंज पे, तो यहाँ पे अपन 10 की पावर 3 यूज लेते हैं। तो फिर इसके बाद क्या जाएगा, भूरा, काला और नारंगी, ठीक है। और कोई भी बैंड नहीं, इसकी टॉलरेंस 20% होगी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रकाश आश्रित प्रतिरोधक मूल रूप से क्या होता है, तो भाई जो LDR होता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, वो मूल रूप से क्या होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, पावर प्रतिरोधक, नॉन मेटेलिक प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक या वेरिएबल प्रतिरोधक। तो LDR जो होता है वो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्प्लिट फेज मोटर में मुख्य वाइंडिंग की करंट और सप्लाई वोल्टेज का लगभग कितना विलंबन करता है, तो बताइए। तो मेन वाइंडिंग की जो करंट होती है और सप्लाई वोल्टेज होती है, उनके बीच जो एंगल होता है वो लगभग कितना होता है। तो ये तो हो गया अपने पास मेन वाइंडिंग की करंट, ये हो गया अपने पास वोल्टेज, ठीक है। तो इनके बीच जो एंगल होता है वो लगभग 90 डिग्री का होता है, लगभग 90 डिग्री का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसका आंसर देख सकते हो आप यहाँ से, सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य संसाधकों और मिक्सर यंत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त किया जाता है, तो सिंपल है भाई, मिक्सर ग्राइंडर में कौन सी मोटर यूज करते हैं अपन, बताइए। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, शेडेड पोल मोटर, यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर रन मोटर या DC मोटर। तो अपने को पता है मिक्सर ग्राइंडर में कौन सी मोटर यूज लेते हैं अपन, यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। बात करें शेडेड पोल मोटर की, तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं अपन, खिलौनों में, हेयर ड्राई में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यूनिवर्सल मोटर जो होती है ये AC और DC दोनों पर कार्य करती हैं, ठीक है। अमीटर सर्किट से किस प्रकार जुड़ा होता है, तो बताइए। अमीटर जो होता है, जो अपन करंट मापने के लिए काम लेते हैं, उसको सर्किट में किस प्रकार जोड़ते हैं, उसको समांतर में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, या रिवर्स में जोड़ते हैं, या ओपन पथ, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अपन अमीटर को जो होते हैं सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में, ठीक है। अगर बात करें वोल्टमीटर की, तो उसको अपन पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीटर कोयल से समांतर रूप से जुड़े एक कम प्रतिरोध के तार को क्या कहा जाता है, तो बताइए। एक कम प्रतिरोध वाले तार को जिसको अपन समांतर में जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर, जंपर या संट, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संट, ठीक है। और इसका यूज क्यों करते हैं अपन, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हीट स्टोन विधि निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो बताइए। जो व्हीट स्टोन जो मेथड होता है उसके सहायता से अपन किसका मापन करते हैं, वोल्टेज का, करंट का, शक्ति का, प्रतिरोध का या धारिता का। तो व्हीट स्टोन का अपन जो यूज करते हैं वो प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा मीटर में प्रयुक्त इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कोर किससे बने होते हैं, तो बताइए। भाई कोर किसकी बनी होती है ऊर्जा मीटर की, कार्बन, रजत, सिलिकॉन, स्टील या तांबा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, या फिर फास्फोरस, ब्रॉन्ज, बताइए। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है, ठीक है, क्योंकि इससे हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। से उत्पादित बिजली को पिजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, तो बताइए। वेग, ऊष्मा, प्रकाश, दबाव या आवाज़, तो बताइए किससे उत्पादित बिजली को पिजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दबाव, ठीक है। तो दबाव से जो बिजली उत्पन्न होती है उसको पिजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। तो जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं उनको और दूसरे किस नाम से जानते हैं। बात करें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो इसमें क्या आता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब इसमें आते हैं। और इसको अपन किस नाम से जानते हैं, नवीनीकरण, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी सॉल्यूशन अपन कल करेंगे।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और बस मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, धन्यवाद।